नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम मेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं किस पे, जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किए गए संगणक के विज्ञापन के बारे में, जिस पर टोटल पद दिए हुए हैं 583। उसमें नॉन टीएसपी एरिया के हैं 512 और अनुसूचित जो क्षेत्र टीएसपी एरिया उसके लिए 71 है। देखिए दोस्तों, आप जो स्टूडेंट है उनकी क्यूरी होती है कि सब हम आवेदन किस प्रकार से करें, आवेदन की फीस क्या होगी, और जो चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसमें क्या योग्यता होगी, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और किस प्रकार का इसमें जो आरक्षण है उसकी प्रोसेस क्या होगी, कैटेगरी वाइज क्या पद दिए हुए हैं, इसके एग्ज़ाम कब होगी। तो देखिए दोस्तों, आज जो ये वीडियो है इसमें हम इन्हीं चीज़ों के बारे में और जो आपके जो क्वेश्चन है उनका जो आप देंगे इसी के अंदर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आपके एक एक करके सभी क्वेश्चनों का क्या है जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको दिख रहा है कि संगणक जो टीएसपी एरिया है उसमें तो कितने हैं 500, सॉरी नॉन टीएसपी एरिया है उसमें 512 पद हैं, और जो टीएसपी एरिया है उसमें 71 पद है। टोटल पद क्या है 583। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर राजस्थान का हिस्सा नॉन टीएसपी एरिया में आता है जिसमें 512 पद है। नॉन टीएसपी एरिया में रहने वाला विद्यार्थी नॉन टीएसपी एरिया में ही आवेदन कर सकता है, वो टीएसपी एरिया में आवेदन नहीं कर सकता। लेकिन टीएसपी एरिया में रहने वाला कैंडिडेट वो नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होता है। देखिए यहाँ पे जो आपको टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र दिया है वो एक तरीके से अपना राजस्थान में क्या है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए वहाँ के क्षेत्र को गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाने के लिए स्पेशली तौर पे रिजर्व किया हुआ है, और वहाँ के जो रहने वाले निवासी है उनको रिजर्वेशन दिया हुआ है। इसलिए वहाँ क्या पोस्ट क्या हो जाती हैं हमेशा रिजर्व रखी जाती है और उनको बाहर आने के लिए क्या दिया जाता है, मौका दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है और नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो राज्य सरकार के निर्देशों और उसके जो नियम है उन्हीं के अनुसार होगी। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होंगे, ऑफलाइन आवेदन किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन करते टाइम पे आपको स्पेशली रूप से ध्यान रखना है कि जो भी आपको जानकारी भरनी है वो बड़े ध्यान से भरनी है। अब देखो, ऑनलाइन आवेदन की जो फर्स्ट नंबर का है पॉइंट वो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ही है, तो अपने इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अपने को दिए हुए हैं, यहाँ पे RSNSSB rajasthan.government.in जो दिया हुआ है, तो ये लिंक है। अगर आप इस लिंक पे नहीं कर पाओ तो इस लिंक पे कर सकते हो। इन दोनों लिंकों पे जाने के बाद में आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे अप्लाई ऑनलाइन लिंक आपको मिलेगा, ठीक है। अथवा इसके अलावा आप डायरेक्ट आपके SSID लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में आपको सिटीजन ऐप वहाँ पे मिलेगा, उसमें आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाओगे, उसके बाद में आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके लिए पहले आप क्या कर दिया राजस्थान गवर्नमेंट ने, पहले तो आपको आवेदन करने के बाद में शुल्क जमा करना होता है, लेकिन अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार पंजीयन शुल्क जमा करवाना है, यानी उसके लिए जमा करवाना मतलब आपने जो उसके लिए फार्म भर रहे हैं उसके लिए भी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। आप वहाँ पे जमा कराओगे, उससे पहले आपको आप रिजर्व कैटेगरी में हो, अनरिजर्व में हो, आप डिसेबिलिटी हो, या आपका राज्य कौन सा है, इस तरीके की जानकारी आपको वहाँ पे भरवाई जाएंगी, और वो क्या कर रही है आपको करेक्ट भरनी है। जैसे वो जानकारी भरेंगे उसके बाद में यहाँ पे फिल्टर लगा, मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो आपको शो कर देगा ऑटोमेटिक कि आपको कितनी फीस क्या अदा करनी है। उसी हिसाब से आपको वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपका OTR में पेमेंट हो जाता है उसके बाद में आपको पुनः क्या करना पड़ेगा, SSID आपको क्या करनी पड़ेगी, लॉगिन करनी पड़ेगी। आपकी बार जैसे आप SSID लॉगिन करोगे तो आपको सीधा आपका फॉर्म खुला हुआ दिखाई देगा, तो आप उसमें फॉर्म में मांगी गई वांछित जानकारियों को आपको सही सही जानकारी क्या करनी है, भरनी है। उसके बाद में उसको अच्छी तरीके से देखने के बाद में क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, एप्लीकेशन नंबर, वो क्या होंगे, जनरेट हो जाएंगे। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हुए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका आवेदन अभी पूरी तरीके से भरा नहीं गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार पंजीयन शुल्क अगर आपने जमा करा दिया तो नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा, आपको फॉर्म भरो या नहीं भरो। तो इसलिए यहाँ पे फार्म
भर रहे हो तो आप सोच समझ के भरो भाई, अपने को भरना ही है। 1 वर्ष का अपन जमा करा दिया तो आपको वापस नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि काफ़ी बच्चों की समस्या आती है, अभी हमने भी देखे थे, हम हमारे डिपार्टमेंट में देखते हैं कि बच्चे ईमेल आईडी ई मित्र वाला की भर देते हैं, मोबाइल नंबर भर देते हैं। क्या बाद में देखो डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो आपको किसी तरीके से अगर हम डाक से आपको या कोई भी मान लो डिपार्टमेंट अगर आपको डाक से पत्राचार के माध्यम से अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो उसमें क्या लग जाता है, अपने 10-12 दिन लग जाते हैं मोस्टली। तो आजकल मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उसके द्वारा ही आपसे क्या हो जाता है, तुरंत कांटेक्ट हो जाता है, ताकि आपको समय आपका भी नष्ट नहीं हो, सामने वालों को क्या नहीं परेशानी हो नहीं हो। तो इसलिए आपको अगर आवेदन करते टाइम पे स्पेशली ध्यान रखना है, ग्रामीण एरिया के जो भी बच्चे हैं उनको भी स्पेशली ध्यान रखना है कि आवेदन करते टाइम पे आपको ई मित्रवाड़े के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जहाँ तक हो तो अपने स्वयं के दर्ज करें, ई मित्रवाड़े की ना करें। क्यों, ई मित्रवाड़े से बाद में आपसे कांटेक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे अपन यहाँ अगर आपको किस तरीके की परेशानी आती है, आपका पेमेंट हो गया, पेमेंट शो नहीं कर रहा, या सब हमको पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हो रहे, इसी सभी प्रकार की समस्याओं के लिए गवर्नमेंट ने ये दो हेल्पलाइन नंबर क्या दिए हुए हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको जहाँ पे गवर्नमेंट ने, जहाँ मैंने आपको शुरुआत में जो लिंक बताए थे RSMSSB.rajasthan.government.in और RSSB.rajasthan.government.in, ये 2 साइट हैं एग्जाम बोर्ड की। इन पर आप डेली अपडेट रहिए। अपडेट डेली का मतलब ये नहीं है कि दिन में 3 बार खोल के देखेंगे, मतलब सप्ताह में 1-2 बार देख लीजिए आप, ताकि आपका एग्ज़ाम आपकी कब होगी इससे संबंधित जानकारी भी आपको इस पर मिलेगी। देखिए दोस्तों, यूट्यूब और सोशल मीडिया का ऐसा ज़माना है, यहाँ पे आपको फेक न्यूज़ भी मिल जाएंगी और ओरिजिनल न्यूज़ भी मिल जाएंगी, सभी तरह की न्यूज़ मिलती है। आप किस प्रकार से और किस ग्रुप में और किस प्रकार के वीडियो देखते हो उसी के अनुसार डिपेंड रहता है कि आपको फेक न्यूज़ मिलती है या ओरिजिनल न्यूज़ मिलती है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो शुल्क फिक्स किया गया है वो 700 रुपये फिक्स किया गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और क्रिमिनल श्रेणी की जो OBC और MBC के लिए। अदर कैटेगरियों के लिए 400 रुपये शुल्क किया गया है। ST हुआ, SC हुआ, जो नॉन क्रिमिनल में OBC MBC है, EWS है, उनके लिए कितना किया गया है, 400 किया गया है, और दिव्यांगजन के लिए 400 किया गया है। राजस्थान से बाहर का जितने भी SC ST OBC MBC EWS के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी जनरल में काउंट किए जाएंगे, और उनसे जनरल के अनुसार ही आवेदन शुल्क लिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्या है कि साहब इनकी नॉन TSP एरिया की रिक्रूटमेंट जो 512 पद हैं टोटली, उसमें जनरल को कितने दिए गए हैं, 129 पद दिए गए हैं सामान्य में, और महिलाओं 37 पद दिए गए हैं सामान्य, उसमें विधवा महिलाओं 15 दिए गए हैं, और 3 प्रत्येकता को दिए गए सामान्य में। SC की अपन बात करते हैं, SC में 57 दिए गए सामान्य श्रेणी में, सामान्य महिला में 17, और विधवाओं में 6 पद दिए गए और प्रत्येकता में 1 पद दिए गए। ST की अपन बात करें तो उसमें 43 पद सामान्य को दिए गए हैं, सामान्य महिला को 12 पद दिए गए हैं, और विधवा को 6, और प्रत्येकता को यहाँ पे 1 पद दिया गया है। अब बात करते हैं OBC की, 75 पद सामान्य को दिए गए हैं, सामान्य महिला को 22 पद दिए गए हैं, विधवा को 8 दिए गए, और प्रत्येकता को कितने गए, 2। MBC की बात करते हैं तो हमें 18 दिए सामान्य को, सामान्य महिला को 5, और विधवा को 2, और प्रत्येकता को 0। यहाँ पे EWS की बात करें अपन तो वहाँ पे 36 दिए सामान्य को, सामान्य महिला को 10, और विधवा को 4, और प्रत्येकता को 1। अब 12 जिले की जो शहरी जनजाति है उसको भी स्पेशल रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो उसके लिए सामान्य के लिए 3 पद रिजर्व रखेंगे, तो उनकी 3 पोस्ट है। अब यहाँ पे नीचे दी हुई है किसकी, 36 सैनिक का ओरिजेंटल जो रिजर्वेशन दिया है वो विशेष योग्यजन और ग्रुप सैनिक क्या है, इसके ऊपर अपन नहीं बात करेंगे। अपन देखो TSP एरिया में, अब TSP एरिया में देखो टोटल कितने 71 पद है, उसमें सामान्य जो जनरल श्रेणी उसके 21 है सामान्य के, और सामान्य महिला के कितने हैं, 7 है। इस प्रकार से अपन बात करें SC के, SC में 2 पद है, और ST की बात करें उसमें 26 है, और सामान्य महिला के 10 है, और विधवा के 3 है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, जो TSP एरिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ST में भी बैकलॉग चल रहा है, और यहाँ पे भी ऑलरेडी बैकलॉग दिखा रखा है ऊपर भी। ठीक है, यहाँ पे भी अपन बात इस पे बात नहीं करेंगे। 36 आरक्षण है, आरक्षण के टॉपिक पर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उससे क्या हो जाता है, इस तरीके से वीडियो आपको लंबा हो जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं आप कवर कर पाओगे। इसलिए अब आप बात करते हैं किस पे, अब अपन बात करेंगे साहब इनकी योग्यता पे, कि इनकी योग्यता क्या है। अब इनकी जैसे अपनी योग्यता पर बात करते हैं इनकी पे, तो देखिए इनकी योग्यता है जो इसमें BSc
BA BSc जो भी है सब्जेक्ट उसमें ये होना चाहिए कम से कम अपने 3 सब्जेक्टों में होती है BA। ऑनर्स वाले करने स्टूडेंटों की तो एक सब्जेक्ट में होती है, बाकी जो होती है जनरली वो 3 सब्जेक्टों में होती है यूजी। तो यूजी में अगर एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास मैथमेटिक्स है या स्टैटिक्स है या इकोनॉमिक्स, तीनों में से एक भी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास में। या उसके अगर ये नहीं है तो आपका दूसरा ये है कि आपको जो इंडियन स्टैटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका क्या होना चाहिए, पार्ट फर्स्ट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पहली कंडीशन तो इसमें ये निर्धारित करी गई है। इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या निर्धारित करी गई कंप्यूटर के लिए, कि आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग जो भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOE/ACC द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल का क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। या आपके पास में NIELIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर श्रृंखला प्रबंधन क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला तो क्या था, जो योग्यता थी उसमें पहला तो था अपने यूजी से संबंधित और दूसरा है कंप्यूटर से संबंधित। अब सीधा सा यहाँ पे आता है कि अपन जो वर्धमान कोटा महाविद्यालय करवाई रही है ना, ये जो यहाँ पे बात करेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन, जो अपन क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं RKCL के नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसको अपन क्या बोलते हैं RCIT बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है, वो अपने पास में होना चाहिए, सीधा है। या अपने पास में RCIT से ऊपर वाले जितने भी है ना वो अगर मान्य है, एक तो आपके पास में यूजी वाली डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, जो अपना मैथमेटिक्स से स्टैटिक्स से हो रही है इकोनॉमिक्स से होनी चाहिए। और दूसरी आपके पास में RCIT से लेकर उससे उच्चतर श्रेणी के क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दूसरा, अगर आप राजस्थान में काम करें तो आपको देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अपन अब तक बात कर चुके हैं अपने टोटल कितने पद हैं, आवेदन किस प्रकार से अपन करेंगे, आवेदन की प्रक्रिया क्या है और कुल पद क्या है, और योग्यता भी अपन ने मतलब इसके अंदर निर्धारित करी गई है। देखिए दोस्तों, इसमें भी राजस्थान गवर्नमेंट ने हर बार की तरह इसके अंदर भी क्या कर दिया, संगणक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक निर्धारित हैं। कितने प्रतिशत निर्धारित अंक है, 40% अंक निर्धारित हैं। यानी आपको भले सीट खाली रह जाएंगी लेकिन आपको 40% क्या लाना पड़ेगा, वेटेज लाना पड़ेगा, यानी 40% नंबर आपको लाने पड़ेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपसे नोट है कि आप अपेयरिंग में भी हो, यानी आप यूजी के लास्ट में हो तो आप फार्म भर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप फार्म भर सकते हो। किंतु उसे चयन की जो लिखित परीक्षा होती है ना एवं साक्षात्कार के 2 प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व। अगर मान लो आपकी लिखित परीक्षा हो रही है और साक्षात्कार हो रहा है ना, तो आपकी जो मुख्य परीक्षा है उसमें उपस्थित होने से पहले आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, यानी आप उसके लिए एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है वो पूरे करने चाहिए आपको। जहाँ चयन है ना जो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, वहाँ साक्षात्कार मतलब पहले चयन लिखित परीक्षा हो गई, उसके बाद में क्या हो गया, साक्षात्कार हो गया, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व भी आपको क्या करनी है, यानी योग्यता हासिल करनी है। इसके बाद में जहाँ लिखित परीक्षा या स्थिति केवल साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाता हो, तो आपको जहाँ पे मान लो लिखित परीक्षा ही हो रही हो या साक्षात्कार ही हो रहा, तो जहाँ पे लिखित परीक्षा हो रही है एक ही, तो उससे पहले आपको लेना पड़ेगा, मतलब योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। अगर जहाँ पे ओनली साक्षात्कार ही हो रहा है तो आपको साक्षात्कार से पहले भी योग्यता हासिल करनी पड़ेगी, और इसके सबूत आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे देने पड़ेंगे। इसके बाद में ये बोल रखा है, देखिए स्पष्ट रूप से बोला हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे वीडियो तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। आप मान लो अपेयरिंग में स्टूडेंट हो, आप योग्यता हासिल नहीं कर रहे, फिर बाद में आप कोर्ट में जाओगे, साथ वाले बच्चों को परेशान करोगे, भर्ती प्रक्रिया में देरी करोगे। इसलिए यहाँ पे क्या है, स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट ने लिखा है कि परीक्षा की तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, लिखा हुआ है। देखो ये जहाँ पे कैसा चल रहा है, यानी मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी क्या होंगे, अपात्र होंगे। इसलिए आपको जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है वो आपको लिखित एग्जाम से पहले ही हासिल करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, एज की, किसकी
एज की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एज इसमें बोल रहा है कि आवेदक है ना 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, कंप्लीट कर चुका हो, या 40 वर्ष। यानी यहाँ पे मिनिमम एज तो बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2024 को 18, और मैक्सिमम कितने की बात कर रहे हैं 40 की। ठीक है, 40 से कम का हो और 18 से ज़्यादा का हो। तो देखिए इसके बीच में क्या बोल रहा है, जिस भर्ती विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि संगणक की भर्ती है ना पिछली 2021 में आई थी, उसके बाद में नहीं आई 22 और 23 में। अभी यहाँ पे जो आवेदक की जो एज की गणना करवा रही है जनवरी 2024 को करवा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है 2 वर्ष की और छूट दी गई है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 जनवरी 2024 को आप कितने साल के हुए, 42 साल के होने वाले हो, मतलब 42 साल के कम के हो, तब भी आप आवेदन के हकदार हो। क्यों कि आपको 2 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। वो उसका देने का रीज़न ये है कि आप यहाँ पे वैकेंसी पिछली बार संगठन की 2021 में आई थी, उसके बाद में 2 साल का क्या लग गया, गैप लग गया। देखिए दोस्तों, अभी आपको रजिस्ट्रेशन कैटेगरी वाइज जो आयु सीमा है, वैसे तो नॉर्मली 18 से 40 साल है, 2 साल की छूट देती 42 हो गई। अगर अब उसमें एक्स्ट्रा छूट मिलती है, किसको मिलती है, SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, MBC हुआ, EWS के जो पुरुष है उनको क्या मिलेगी, 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी वो 45 साल की भी आयु भर सकते हैं। और जो सामान्य जनरल कैटेगरी जो महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। उनको मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के पुरुष है उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और जो जनरल कैटेगरी के महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा जैसे रिजर्व कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। उनको कितनी मिलेगी, उनको मिलेगी 10 वर्ष की छूट मिलेगी। देखिए, और यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट है कि अगर आपने एक उम्र में 1 से फ़ायदा लिया तो आपको 1 से मिलेगा। समझ गए। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आप जनरल कैटेगरी हो, ठीक है, और जनरल कैटेगरी में आपने एक बार आपने यहाँ पे क्या ले लिया, 5 वर्ष की आपने छूट ले ली है, 5 वर्ष की क्या ले लिया आपने, छूट ले ली है, तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप दिव्यांग हो तो आपको दिव्यांग को क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी। यानी अगर आप कैटेगरी में हो ना तो आप ये चीज़ें जो छूट मिलती है उसका एक बार फ़ायदा ले सकते हो। और अगर दिव्यांग व्यक्ति है तो दिव्यांग अगर मान लो ST का है, कहने का मतलब ये है कि दिव्यांग अगर ST का है तो ये ऐसे 40 साल मांग रहे हैं तो दिव्यांग को 5 साल की छूट रहती है, ठीक है, और 5 साल को आपको ST होने की छूट है। इससे मतलब हो गया अपना कितने का, 50 का, कितने का हो गया, 50 का हो गया। अब मतलब दिव्यांग जो कर्मचारी है उसको डबल छूट मिलती है एज में, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे किस पे, अपन बात करेंगे पंजीयन शुल्क, आवेदन की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, क्या है, आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां हैं। उसमें क्या है, आवेदन की जो महत्वपूर्ण तिथि के बारे में जैसे अपन बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप आवेदन कर सकते हो नेट बैंकिंग से, ATM से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी से भी क्या कर सकते हो, आप आवेदन कर सकते हो, यूनिक तक की उससे भी कर सकते हो। यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथि में ये है कि इनकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो किससे स्टार्ट होगी, 12 जुलाई 2023 से स्टार्ट होगा, कि कब तक चलेगी, 10 अगस्त 2023 को रात्रि 12 बजे तक चलेगी। यानी 12 जुलाई से 10 अगस्त तक चलने वाली इसकी आवेदन प्रक्रिया। उसके बाद में इसका क्या होगा, उपरांत लिंक क्या हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सभी स्टूडेंट जितने भी वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो क्या है, लास्ट डेट का इंतजार किए बिना ही फार्म भरने की कोशिश करें, ताकि आपको बाद में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पे देखिए परीक्षा की जब बात कर रहा है, यहाँ पे टेंटेटिव इसमें दी हुई है, फिक्स नहीं है, फिर भी संभावित है, यानी संभावित होने का मतलब है लगभग इसके आसपास ही करवा देंगे एग्ज़ाम। 14 अक्टूबर दी हुई है, संगणक की कितनी दी हुई है, 14 अक्टूबर दिए गए। बाकी देखिए जानकारी के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि आप हमारी जो विज्ञप्ति है वो देखते रहिए, और जो वेबसाइट है उसको भी आप देखते रहिए, उसमें हम जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं वो देखते रहिए। मैं आपसे एक बार सभी स्टूडेंट जो वीडियो देखने वाले हैं उनको फिर भी मैं बोलना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे जो डिजिटल मीडिया है उस पर आपको सभी तरीके की जानकारी मिलेगी, फेक जानकारी मिलेगी तो रियल जानकारी मिलेगी। अगर आप किस प्रकार की जानकारी से संतुष्ट होते हो, इसलिए देखिए गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप
वैसे तो डेट इन्होंने घोषित करी गई 14 अक्टूबर। अगर उसमें कुछ किसी प्रकार का बदलाव होता है तो आपको जो सूचना बोर्ड है, वेबसाइट है अधीनस्थ बोर्ड की, उस पर देखना है और जो वो नोटिस जारी करते हैं ना वो ही देखना है। ठीक है, अगर किसी प्रकार का वो चेंजिंग आता है तो वहाँ पे आपको नोटिस से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में मैंने पिछले भी वीडियो बनाए थे। सर कई स्टूडेंट बोल रहे थे सर आपने एनओसी जो अनापत्ति प्रमाण पत्र उसको बोलते हैं इसके बारे में नहीं बताया। तो देखिए दोस्तों, अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहीं किसी भी उपक्रम में अगर आप जॉब कर रहे हैं, PSU या गवर्नमेंट उपक्रम हो या प्राइवेट उपक्रम हो, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आप आपके सुपरवाइज़र को फॉर्म भरने से पहले सूचित करेंगे कि मैं ये आवेदन कर रहा हूँ और इस आवेदन करने के लिए मेरे को अनुमति प्रदान करें एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करें। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको बाद में अगर आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आप जिस भी उपक्रम में जॉब कर रहे हैं वो उसको आपने अगर पहले सूचित कर दिया और वहाँ से आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया तो आपको यहाँ पे छोड़ने के लिए क्या है वो रोक नहीं सकते, उसके लिए आपको बाध्य नहीं कर सकते, वो आपको छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप उसमें क्या है ये बाद में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो ये काम आपको अवश्य करना चाहिए ताकि आपको क्या हो बाद में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। देखिए दोस्तों, इसमें बाकी तो दिया हुआ है आपको फ़ोटो चढ़ानी है, कितनी चढ़ानी कितनी नहीं चढ़ानी, और यहाँ पे आपको बाद में आंसर की आती है प्रवेश पत्र के बारे में, इनके बारे में दिया हुआ है। जैसे जैसे मोस्ट जो जानकारी थी वो मैंने आपको मेरे द्वारा दे दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर कहीं पे कुछ देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। अगर आप पहले तो कोशिश करिए कि आप आवेदन कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से ध्यान में बिना किसी ध्यान भटकाए व्यवधान के अच्छी तरीके से जानकारी भरिए। देखिए हम सब बेरोजगार होते हैं, बेरोजगार के लिए एक एक पैसे की क्या होती है, काफ़ी अहमियत होती है। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया में शुल्क निर्धारित किया गया है, तो आपका शुल्क न लगे तो अच्छा है। इसलिए आप अगर पहली बार फार्म भरेंगे तब भी आप थोड़ा ध्यान से भरिए बैठ कर अच्छे तरीके से। और अगर आपको फिर भी गलती हो जाती है तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने उसके लिए भी प्रक्रिया की हुई है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में क्या कोई जानकारी गलत हो गई, वो संशोधित कराना चाहता है तो क्या बोल रहा है कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। यानी अगर लास्ट डेट इसकी 10 अगस्त दी हुई है तो 10 अगस्त जाने के 7 दिन के अंदर मतलब 17 अगस्त तक भी आप ऑनलाइन आवेदन में 300 रुपये शुल्क जमा करा के क्या करा सकते हो, संशोधन करा सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ क्राइटेरिया रखा है। ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की गई थी। क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने किया था तो वहाँ पे आपने कैटेगरी आपको दर्शाई थी, आपने आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हो ये दर्शाई थी, आप जनरल हो या दिव्यांगजन हो, क्योंकि उसी तरीके से आपकी वहाँ पर फीस निर्धारित करी गई थी। तो इसलिए इसमें लिखा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन जहाँ पर किया था उसमें आपने क्या जानकारी भरी थी वो जानकारी में कभी बदलाव नहीं होगा। और उसके अलावा आपके फ़ोटो में, सिग्नेचर में, इनमें भी क्या होगा, चेंजिंग नहीं होगा। इसके अलावा आप चेंजिंग कर सकते हैं, उसके लिए आपको 300 रुपये क्या करना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि साहब जो पेपर आएगा उसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें दिया गया है कि सिलेबस भी उसी के अंदर दिया हुआ है। बड़े अच्छी बात है कि गवर्नमेंट देखिए एक के ऊपर एक नोटिफिकेशन ला रही है और आप बेरोजगार स्टूडेंटों के लिए भी अच्छा कर रही है गवर्नमेंट और काफ़ी अच्छी है वैकेंसी है संगणक की भी। तो देखिए परीक्षा की जो यहाँ पे 2 पार्ट होंगे, क्या होंगे, 2 पार्ट होंगे। एक ही पेपर में क्या होंगे, 2 पार्ट मिलेंगे अपने को। उसमें एक तो जीके का पार्ट मिलेगा, ठीक है, और
उसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने नंबर के मिलेंगे साहब? 30 क्वेश्चन 30 नंबर के मिलेंगे। इसके अलावा अब जो तीसरा पार्ट होगा, तीसरे पार्ट में देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो योग्यता बताई थी उसमें बताया था यूजी का पाठ्यक्रम, मतलब यूजी की योग्यता कौन कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। मैथमेटिक्स का, इकोनॉमिक्स का और स्टैटिक्स के कैंडिडेट इसमें क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे जो दूसरा पेपर होगा इसलिए वहाँ पे तीनों सब्जेक्ट और क्या कर दिए इन्होंने? मिला दिया गया है। और उसके कितने क्वेश्चन दे दिए गए हैं? 70 दिए गए हैं, और 70 क्वेश्चन 70 नंबर के। तो सीधा तौर पे ये मेरा कहना है कि अगर आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, अगर मैथमेटिक्स है तो उसका ज़्यादा इसमें रोल रहेगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। आपका जो 100 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे का टाइम पीरियड होगा। कितने घंटे का टाइम पीरियड होगा? 2 घंटे का टाइम पीरियड होगा। उसमें सभी क्वेश्चन जो आएंगे सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क के रहेंगे। 1/3 क्या रहेगा आपका? नेगेटिव रहेगा। और जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और इसमें आपको मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क है वो 40% ही लाना है। टोटल जो मतलब 100 में से 40 नंबर तो आने ही चाहिए आपके। उसके अलावा कट ऑफ जाएगी आगे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपको 40% से कम अगर लेके आते ना तो अब सीट खाली रह जाएंगी। पहले भी रही थी कंप्यूटर निर्देशक का जो पेपर हुआ था उसमें, लेकिन गवर्नमेंट इस जो क्राइटेरिया इसमें फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट 40% का, उससे नीचे कभी नहीं आएगी। यानी आपको अगर सिलेक्शन चाहना है और सिलेक्शन अगर आप चाहते हो सिलेक्शन हो मेरा, तो तैयारी उसी हिसाब से करोगे। आपको 40% से ऊपर मार्क तो आना ही चाहिए। बाकी कट ऑफ जाएगी 60 जाएगी 70 जाएगी परसेंटेज जो अलग है। यानी 100 में से आपको 40 नंबर तो ज़रूरी है पास मार्किंग के लिए। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड आएगा पेपर का वो देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि बैचलर डिग्री का आएगा। किस डिग्री का आएगा? बैचलर यानी ग्रेजुएट डिग्री का आएगा। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको कुल पद कितने थे, आवेदन की महत्वपूर्ण जो दिनांक थी वो मैंने आपको बता दी है। परिचय की स्कीम मैंने आपको बता दी क्या आएगा पेपर में क्या नहीं आएगा। बड़ी खुशी की बात इसमें ये है कि एक पेपर में दोनों पार्ट आ जाएंगे। और यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ कि आपको अलग अलग पार्ट 40% लाना है। आपको टोटली दोनों ए और पार्ट बी और ए दोनों को मिला के 40% लेके आना है। हमने आयु की बात कर ली, इसमें आयु छूट की बात कर ली, हमने आवेदन प्रक्रिया की मैंने बात कर ली है इसके अंदर, और IMC के बारे में आपको बात कर ली गई है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि आपको ये जो GK आएगी उसमें ज्योग्राफी आएगा, नेचुरल रिसोर्स आएगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान आएगा, हिस्ट्री कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान आएगा, करंट इवेंट एंड इशू राजस्थान इंडिया के आएंगे, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो कुल मिला के बात यहाँ पे जिस हिसाब से सिलेबस दिया है उसी अनुसार तो जो GK आएगी उसमें मोस्टली वेटेज क्या दिया हुआ है, सब पूरा वेटेज दिया हुआ है किसका? राजस्थान गवर्नमेंट का। ठीक है। अब देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स की। तो देखिए जो कैंडिडेट स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के हैं वो जो दिए इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज और कोरिलेशन, रिग्रेशन, डेजिनेशन ऑफ सैम्पल सर्वे, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, तो ये चीज़ें उनको समझ में आएंगी जो इस सब्जेक्ट से क्या है रिलेटेड है। तो और इसके अलावा यहाँ पे दिए हुए हैं टोटल कितने टॉपिक दिए हुए हैं, यहाँ पे टोटल कितने टॉपिक दिए हुए हैं? टोटल 11 टॉपिक दिए हुए हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको एक ब्रीफ स्टोरी देने में ब्रीफ जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है इसकी संगणक के जो आज नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा YouTube चैनल है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। यहाँ पर YouTube चैनल है मेरा, उस पर आपको मैथ्स वाई विक्रम बैनार्ड पे आपको डेली रात्रि 8 बजे मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो प्राप्त होगा। और इसी के अलावा इसी नाम से मैथ्स वाई विक्रम बैनार्ड के नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर राजस्थान गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके अधीन जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, रिजल्ट आएंगे, एडमिट कार्ड पे आएगी, जिस तरीके की मतलब इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इस पर मिल जाएगी। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको नोटिफिकेशन की PDF भी मिल जाएगी, तो उससे भी आप जुड़ सकते हो अगर आपको इस तरीके की किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो। और मैं आपसे
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप आपके दोस्तों के साथ में शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको मैं, अगर आप मेरे को एनर्जी दोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।